नमस्कार दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिस्ट्री की यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला। देखिए, जैसे कि आपको पता है अपन राजस्थान के प्रमुख स्रोत अभिलेखों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने लगभग करीब 25 के करीब अपने जो शिलालेख पढ़े हैं, उससे आगे और करते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख की ओर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आज अपन जिस शिलालेख की चर्चा कर रहे हैं वो है सबसे पहला शिलालेख कौन सा है? किराडू का लेख। कौन सा है? किराडू का लेख। कौन सा लेख है? किराडू का लेख। देखिए, आप सभी को पता है किराडू कहां पड़ता है? किराडू बाड़मेर में। कहां पर पड़ता है? किराडू बाड़मेर। कहां पड़ता है ये? किराडू बाड़मेर में। कहां पड़ता है? किराडू बाड़मेर में। जो ये किराडू का जो लेख लगा हुआ है वो एक प्राचीन शिव मंदिर में लगा है, किराडू में स्थित शिव मंदिर में। किस मंदिर में? शिव मंदिर में लगा हुआ है। किस मंदिर में लगा हुआ है? किराडू में शिव मंदिर में लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो अभिलेख है ये किस ईस्वी का है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये अभिलेख 1161 ईस्वी का है। इस अभिलेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। इस अभिलेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, और इसके देखो प्रशस्तिकार ये रचयिता, प्रशस्तिकार या इसका रचयिता कौन था? नरसिंह था। कौन था? नरसिंह। इसका लेखक कौन था? यशोदेव। कौन था? यशोदेव। और इसको उत्कीर्ण करने वाला यानी उत्कीर्णकर्ता कौन था? यशोधर था। कौन था? यशोधर। कहने का मतलब जो किराडू का जो लेख है, ये किराडू का लेख कहां से मिला अपन को? किराडू बाड़मेर में एक शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1161 ईस्वी का है। संस्कृत भाषा है इसकी। इसका प्रशस्तिकार या रचयिता कौन है? नरसिंह है। लेखक यशोधर है। और उत्कीर्णकर्ता कौन है? लेखक यशोदेव और उत्कीर्णकर्ता कौन है? यशोधर है। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है अपन को इससे, वो देखते हैं अपन। पहली बात तो आपको ये तो पता होगा किराडू किस लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में, क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान में जो खजुराहो के मंदिर है वो कहां पर है? किराडू बाड़मेर में है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी मूर्ति शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। मूर्ति शिल्प में भी काम वासना की मूर्तियों के लिए, जैसे भारत में खजुराहो के मंदिर है ना मध्य प्रदेश के, उसी प्रकार राजस्थान में किराडू के मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसी कारण किराडू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। उन पर अपन विस्तृत चर्चा अपन राजस्थान की स्थापत्य कला में करेंगे कि उन मूर्तियों को, जो काम वासना की मूर्तियां थी, उनको बनाने का उद्देश्य क्या था। इसके लिए अपन अलग से एक क्लास होगी, वो होगी राजस्थान के किराडू के मंदिरों के ऊपर। ठीक है, वो अगर बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपन चलते हैं किराडू के लेख के ऊपर। ठीक है, किराडू का लेख क्या जानकारी देता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये, किराडू का लेख हमें, यह लेख हमें मारवाड़ की परमार शाखा के वंशक्रम की जानकारी देता है। ये क्यों प्रसिद्ध है ये लेख? इस लेख में मारवाड़ की जो परमार शाखा थी, तो मैं ये कह सकता हूं किराडू की जो परमार शाखा थी, क्योंकि किराडू को पहले किरातकूप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें मारवाड़ की परमार शाखा का, जो मारवाड़ की परमार शाखा थी, अब भैया आपको पता होगा जो परमारों का शासन था राजस्थान में, आबू, जिन परमारों की मुख्य शाखाएं कहां कहां पर थी? आबू थी, मालवा थी, जालोर थी, और इसके अलावा मारवाड़ थी। और सिंध में भी परमारों का शासन रहा है। ये प्रमुख शाखाएं थी। परमारों की बहुत शाखाएं थी, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शाखा आबू और कहां की प्रसिद्ध हुई है? मालवा के परमार शाखा बहुत प्रसिद्ध हुई है। लेकिन किराडू बाड़मेर यानी मारवाड़ के परमारों की शाखा की जानकारी किस लेख से मिलती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो किससे मिलती है? किराडू के लेख से मिलती है।
और क्या मिलता है इसमें? इसमें मारवाड़ की परमार शाखा का वंश क्रम की जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है इस लेख से? परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से हुई बताया गया। इस लेख की और महत्वपूर्ण क्या जानकारी है भाई? इस लेख में यह बताया गया कि जो परमाणु की जो उत्पत्ति हुई है, परमाणु की क्या जो उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति कहां से हुई है? वो हुए ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ से परमाणु की उत्पत्ति हुई है। और यह सिद्धांत जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है, जिसकी विस्तृत रूप से चर्चा किसमें की गई है? पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्र बरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में की गई है। ठीक है, जैसे अपन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे तो अपन वहां पर इस चीज की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए आबू पर्वत पर जो ऋषि वशिष्ठ द्वारा यज्ञ किया गया था उसमें परमार, चालुक्य, चौहान और सोलंकियों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। यानी कहने का मतलब राजपूतों की 4 शाखाओं की जानकारी मिलती है उत्पत्ति की, वो भी किससे? अग्निकुंड से। लेकिन इस पर भी बहुत विवाद है कि ये जो थ्योरी चली है ये कहां से चली है, क्यों चली है, इसको लेकर बहुत ही विद्वानों में अलग अलग मत है। ठीक है, तो ऋषि वशिष्ठ द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हो सकता है ये पूछा जा सके भाई परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू यज्ञ से किए जाने की जानकारी राजस्थान के किस अभिलेख से मिलती है? तो वो कौन सा अभिलेख है? आपका किराडू का लेख है। तो यहां पर 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। पहला तो मारवाड़ के परमार शाखा का वंश क्रम किस अभिलेख से मिलता है? तो वह है किराडू का लेख। दूसरा है परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू यज्ञ से किए जाने की जानकारी किससे मिलती है? किराडू के लेख से मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? देखो इस लेख से यह पता चलता है कि इस शाखा की स्थापना उत्पल राज्य के पिता द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? उत्पल राज्य के पिता द्वारा की गई थी, जो आबू के शासक रहे ना उनके द्वारा की गई थी। तो ये किराडू के लेख की सबसे महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं। फिर से अपन देख लेते हैं किराडू का लेख कहां से मिला है। किराडू बाड़मेर से एक शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है, 1161 ईस्वी का है, संस्कृत भाषा है। और क्या जानकारी मिलती है? इस लेख के प्रशस्तिकार या रचयिता कौन है? नरसिंह है। इस प्रशस्ति का लेखक कौन है? यशोदेव है। इस प्रशस्ति के उत्कीर्णकर्ता कौन है? यशोधर है। और क्या जानकारी मिलती है भाई? इस लेख पर मारवाड़ की परमार शाखा का वंशक्रम की जानकारी दी गई है, और इसके अलावा परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए आबू पर्वत पर जो यज्ञ था उससे उत्पन्न हुई मानी जाती है। और क्या जानकारी पता चलती है भाई? इस मारवाड़ की जो शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे? उत्पल राज के पिता थे। कौन थे? उत्पल राज के पिता थे। ये महत्वपूर्ण जो आपका किराडू का लेख है बहुत इंपॉर्टेंट लेख है। ये मैं मान के चलता हूं कि इसमें से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए अपन जो राजस्थान का अगला जो शिलालेख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। ठीक है, अगला शिलालेख है आपका बिजोलिया शिला। कौन सा शिलालेख है?
बिजोलिया शिलालेख। राजस्थान के शिलालेखों में अति महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। कहां से मिला है? बिजोलिया गांव, पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, बिजोलिया गांव, भीलवाड़ा। कहां से मिला है? भीलवाड़ा। पार्श्वनाथ का एक जैन मंदिर है, ठीक है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया गांव भीलवाड़ा से मिला है। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। समय 5 फरवरी 1170 ईस्वी का। कब का है? 5 फरवरी 1170 ईस्वी का है। और ये कहां से मिला है? बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ एक जैन मंदिर है, वहां से मिला है। उसके पास में एक पट्टिका पर खुदा हुआ है, शिला पर खुदा हुआ है, ठीक है। इस शिलालेख की भाषा कौन सी है? कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। इस लेख के रचयिता कौन था? गुणभद्र। कई बार पूछा गया है इसको, ठीक है। लेख का रचयिता गुणभद्र। और लेखक कौन था इसका? कायस्थ केशव। कौन था? कायस्थ केशव इसका लेखक था। और इसका उत्कीर्णकर्ता कौन था? गोविंद था। कौन था? गोविंद था, ठीक है। फिर से देखना, बिजोलिया शिलालेख कहां से मिला है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया गांव भीलवाड़ा से मिला है। ये किस समय का है? 5 फरवरी 1170 ईस्वी का है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा संस्कृत है। इसके रचयिता गुणभद्र, लेखक कायस्थ केशव और उत्कीर्णकर्ता कौन है? गोविंद है, ठीक है। आगे देखिए इससे और क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। ये देखो, ये शिलालेख लगवाया किसने? यह शिलालेख दिगंबर जैन श्रावक लोलक द्वारा पार्श्वनाथ जैन मंदिर व बावड़ी की स्मृति में यह लेख लगवाया। क्या किया? ये जो शिलालेख बिजोलिया शिलालेख, इसको किसने स्थापित किया? यहां पर तो एक दिगंबर, यहां पर एक चीज है, ये मूलतः दिगंबर लेख है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बिजोलिया शिलालेख मूलतः है एक दिगंबर लेख। क्यों है दिगंबर लेख? क्योंकि ये दिगंबर जैन श्रावक लोलक द्वारा, किस संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा? दिगंबर संप्रदाय के जैन श्रावक लोलक द्वारा लगवाया गया था। किसकी याद में लगवाया गया था? पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, जिसका प्रमुख शिल्पी महाणक था, ठीक है। और यहां पर एक बावड़ी भी खुदवाई। क्या खुदवाई? बावड़ी। तो उसकी स्मृति में ये लेख लगवाया गया। उसकी स्मृति में क्या किया गया? ये लेख लगवाया गया। और क्या जानकारी मिलती है इस शिलालेख में? इस शिलालेख में सांभर व अजमेर के चौहानों का वंश क्रम व उपलब्धियों। इस शिलालेख में सांभर व अजमेर के चौहानों का वंश क्रम उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। कहां किस चौहानों की जानकारी दी गई है? सांभर और अजमेर के चौहानों की जानकारी दी गई है। उनका वंशक्रम दिया गया है और उनकी उपलब्धियों की भी जानकारी दी गई है। इस शिलालेख का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस शिलालेख में
चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या किया गया इसमें? ब्राह्मणों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। यानी ये शिलालेख ये कहता है कि जो चौहान थे वो किससे संबंधित थे, किस वर्ण से संबंधित थे? तो वो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित थे। इसी शिलालेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। कोट क्या किया है उन्होंने? तथ्य के तौर पर बिजोलिया शिलालेख का ये वाला वाक्य। भाई बिजोलिया शिलालेख में क्या दे रखा है? चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण दे रखा है, इसलिए वह मूलतः क्या है? ब्राह्मण थे। ठीक है, लेकिन ये जो शिलालेख है वो कब का है? 1170 ईस्वी का है। लेकिन इस तथ्य को कुछ विद्वान क्या करते हैं? इस तथ्य का विरोध करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भाई चौहान क्या थे? ब्राह्मण नहीं थे, वे क्षत्रिय कुल से थे। क्षत्रिय कुल में किससे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रूप से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, तो इस शिलालेख में क्या कहा गया? चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। और क्या जानकारियां मिलती है इस शिलालेख में? चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष, आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको माना गया है? वासुदेव चौहान को माना गया है। किसको माना गया है? वासुदेव चौहान को चौहान का मूल पुरुष या आदि पुरुष माना गया है। किस आधार पर? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। इसमें कहा गया है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास क्या किया? सांबर उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर वहां पर चौहान वंश की स्थापना की। ये चीज की जानकारी कहां से मिलती है अपन को? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन इसकी और जानकारियों को अच्छे से जान सके। स्क्रीनशॉट लो। यस, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। और देखिए बिजोलिया शिलालेख से अपन को और क्या जानकारी मिलती है। तो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है कि जो अजमेर के चौहान वंश का जो सांबर व अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक था या मूल पुरुष था या आदि पुरुष था, वो कौन था? वासुदेव चौहान। तो इसमें कहा गया है वासुदेव चौहान ने सांभर में 551 ईस्वी के आसपास यहां पर चौहान वंश की स्थापना की व सांभर झील का निर्माण करवाया और अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। क्या जानकारी मिली अपन को? भाई वासुदेव चौहान ने सांबर में 551 के आसपास चौहान वंश की स्थापना की और
सांबर झील का निर्माण करवाया और अहिछत्रपुर को क्या बनाया, अपने राज्य की राजधानी बनाया। अब आपको पता होगा अहिछत्रपुर किसको कहा जाता है, नागौर उसके आसपास के क्षेत्र को अहिछत्रपुर कहा जाता है, जो कि सांबर के पास का इलाका है। ठीक है, क्योंकि सांबर आपको पता है सांबर झील आपके राजस्थान के मुख्य 3 जिलों को स्पर्श करती है। अभी तो ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि अभी राजस्थान में जो जयपुर जिला है उसके भी 3 जिले कर दिए गए, 2 टुकड़े कर दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है, और क्या जानकारियां मिलती है, इसमें कहा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ, ऐसे लिख लो, चतुर्थ ने दिल्ली का यानी दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अपने अधीन किया। क्या किया, दिल्ली या दिल्ली का पर विजय प्राप्त कर क्या कर लिया, अपने अधीन किया। कहने का मतलब ये भी है कि दिल्ली को पहले दिल्ली का कहा जाता था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज सामने आती है जो विग्रहराज चतुर्थ है, जिसे आप विसल देव भी कहते हो। क्या कहते हो, विसल देव, जिसने बहुत प्रसिद्ध हरिकेली नामक नाटक की रचना की, अपने कली हरिकेली नाटक की चर्चा की थी। तो विग्रहराज चतुर्थ जिसने दिल्ली का पर विजय प्राप्त कर अपने अधिकार अधीन कर लिया। फिर अपन को आपको पता चलता है कि बाद में जाकर जो कि पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जिसे कहा जाता है, उसने क्या किया, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर रखा। तो चौहान वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसने दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार रखा था, वो तो कौन था, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दिल्ली को जीतकर अपने अधीन करने वाला चौहान शासक कौन था, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, दिल्ली को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और यह जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, आपका बिजोलिया शिलालेख है। कौन है, बिजोलिया शिलालेख। और क्या जानकारी मिलती है, देखिए इस बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है कि जो बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र है, बिजोलिया के आसपास के पठारी क्षेत्र को उत्तमाद्री कहा गया है। क्या कहा गया है, उत्तमाद्री नाम, एक नाम लिया गया है किसके लिए, बिजोलिया के आसपास के पठारी क्षेत्रों को क्या कहा गया है इस शिलालेख में, उत्तमाद्री कहा गया है। ठीक है, ये बाद में जाकर क्या बन गया, उपरमाल बन गया। यही शब्द बाद में जाकर इसका रूप चेंज होकर क्या हो गया, उपरमाला। ये तो आपको पता होगा, उपरमाल बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो बिजोलिया के आसपास के पठारी क्षेत्र को उत्तमाद्री कहा गया है किसमें, बिजोलिया शिलालेख में। और क्या है इसमें, इसमें मेवाड़ के पूर्वी भाग में बहने वाली कुटिला नदी, कुटिला नदी की जानकारी मिलती है इस शिलालेख से। और क्या जानकारी मिलती है अपन को, भाई मेवाड़ के पूर्वी भाग में एक नदी बहती जिसको क्या कहा जाता था, कुटिला नदी कहा जाता था। तो कुटिला नदी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से अपन को। और देखो ये जो 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको फिर एक बार अपन रिवीजन करते हैं। वासुदेव चौहान ने सांबर में 519 के आसपास यहां पर क्या किया, चौहान वंश की सत्ता स्थापित की और सांबल झील का निर्माण करवाया। इसी के साथ अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया, जो कि नागौर का प्राचीन नाम रहा है। अब ध्यान रखना, अपन इसी बिजोलिया शिलालेख में कुछ प्राचीन नामों का भी जिक्र किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण, जिनमें देखो अहिछत्रपुर भी आएगा, दिल्ली का भी आएगा, उत्तमाद्री भी आएगा, जो मैंने यहां पर लिखवा दिया है। फिर मैं अपन को इनको एक साथ लिखवाऊंगा, भाई इस शिलालेख में इन इन प्राचीन नामों का भी जिक्र किया गया है। और क्या है, बिजोली के आसपास के पठारी क्षेत्र को उत्तमाद्री कहा गया है और मेवाड़ के पूर्वी भाग में बहने वाली कुटिला नदी की भी जानकारी दी गई है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे चले।
देखिए इससे और क्या जानकारी मिलती है, इसमें कुछ शब्दों का जिक्र किया गया है। एक तो डोहली, एक प्रतिगण, एक महत्तर एवं पारिग्रही। ये कुछ नाम दिए गए हैं इस शिलालेख में। क्या क्या नाम? डोहली, प्रतिगण, महत्तर और पारिग्रही। देखिए डोहली किसे कहा गया था? बिजोलिया शिलालेख में डोहली भूमि अनुदान को कहा गया है। भूमि अनुदान कहने का मतलब बिजोलिया शिलालेख में ये कहा गया है कि भाई उस समय जो भूमि अनुदान दिए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? डोहली कहा जाता था। भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? डोहली। किस समय? बिजोलिया शिलालेख में जिस समय ये जानकारी लिखी गई उस समय की बात है। प्रतिगण किसे कहा जाता था? गांवों के समूह को। समूह को क्या कहा जाता था? प्रतिगण कहा जाता था। बल्कि महत्तर और पारिग्रही क्या थे? इन प्रतिगणों, गांवों एवं प्रतिगणों के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? महत्तर या पारिग्रही कहा जाता था। तो यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 शब्द है। ठीक है, 4 शब्द हो गए, 3 क्या? ठीक है, पहला कौन सा? डोहली। डोहली किसे कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में? भूमि अनुदान को। अब लंबी लंबी लाइनें लिखती इसको, चाहे शॉर्ट है ये, है ना। डोहली किसे कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में? भूमि अनुदान को डोहली कहा गया है। गांवों के समूह को प्रतिगण कहा गया है और गांवों और प्रतिगणों के अधिकारियों क्या कहा गया है? महत्तरी और पारिग्रही कहा गया है। और क्या जानकारियां मिलती है? देखिए इस शिलालेख में कुछ प्राचीन नामों का जिक्र किया गया है। ठीक है, वो प्राचीन नाम कौन कौन से देखते हैं अपन, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहले तो जालोर का नाम दिया गया। जालोर, तो जालोर को पहले क्या बोलते थे? जाबालीपुर। क्या कहा जाता था? जाबालीपुर नाम से इसमें जालोर को प्राचीन नाम दिया गया है। क्या? जाबालीपुर। ठीक है, एक नाडोल का प्राचीन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? नड्डुल। क्या नाम दिया गया? नड्डुल। इसके अलावा सांभर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? साकंभरी। क्या नाम दिया गया है? साकंभरी। नागौर को क्या कहा गया है? अहिछत्रपुर। क्या कहा गया है? अहिछत्रपुर कहा गया है। इसके अलावा नागदा को क्या कहा गया है? नागहित। क्या कहा गया है? नागहित कहा गया है। दिल्ली को क्या कहा गया है? दिल्ली को दिल्लिका कहा गया है। बिजोलिया को क्या कहा गया है? विंध्यावल्ली कहा गया है। क्या कहा गया है? विंध्यावल्ली। बिजोलिया को क्या कहा गया है? विंध्यावल्ली। आप यहां पर कंफ्यूज मत होना कि सर आपको तो बिजोलिया के बारे में तो अभी बताया कि उत्तमाद्रि कहा जाता था। बेटा वो बिजोलिया उसके आसपास का जो पठारी क्षेत्र है उससे उत्तमाद्रि कहा गया है, बल्कि बिजोलिया को तो क्या कहा गया है? विंध्यावल्ली कहा गया है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको दिए गए हैं। अब देखिए ये तो था आपका महत्वपूर्ण बिजोलिया शिलालेख। अब बाकी जो शिलालेख है आपके कुछ महत्वपूर्ण और शिलालेख रह गए हैं, 15 एक करीब, 15 ज्यादा नहीं, लगभग 10 एक और महत्वपूर्ण शिलालेख है। उसके बाद में अपन एक एक वंश की जब चर्चा करेंगे तो उन शासकों से संबंधित कौन कौन से शिलालेख है उनको अपन वहां पढ़ लेंगे। जो बाकी बच गए जो अन्य महत्वपूर्ण जो शिलालेख है उनको, ठीक है, उससे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा और वहां पर ये भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा आपका कि भाई हाँ इस शासक से संबंधित ये शिलालेख है। ठीक है, अक्सर क्या है कि अपन एक साथ पूरी शिलालेख को पढ़ेंगे ना तो वो राबड़ी हो जाएगी, और जब राबड़ी हो जाती ना तो राबड़ी पचती नहीं है। तो इसको पचाना बहुत जरूरी है। आप जो पढ़ रहे हो ना या अपन जो खा रहे हैं वो दोनों चीजें पचना जरूरी है। अगर नहीं पचेगी तो अपन को याद नहीं रह पाएगा। इसलिए आज अपन जो बिजोलिया शिलालेख है बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, ये आपको याद ही होना चाहिए। किराड़ू का शिलालेख पढ़ा अपन ने, एक दूसरा बिजोलिया का शिलालेख पढ़ा। ठीक है, इसके बाद में अपन
कल जो अगली क्लास होगी उसमें आगे महत्वपूर्ण शिलालेखों की चर्चा करेंगे। जय श्री राम, खम्मा गणी।